कोई तोड़ नहीं है जिसका एक साथ सभी को जवाब मिल जाता है। तो हम व्यक्ति जितने भी आज ऊंचाइयों पे खड़े हैं, जितने भी व्यक्ति आज चोटी पे खड़े हैं, जो व्यक्ति आज टॉप पर हैं, वो सारे व्यक्ति बदतर समय से होकर गुजरे हैं और उसी बुरे समय से वो बेहतर निकाल के लेके आए और आज उनको दुनिया जानती है। आप एक सिंगल एग्जाम्पल मुझे नहीं दे सकते जो हमेशा अच्छे समय से गुजरा हो। तो जब भी बदतर समय आता है तब समझ जाना कि यही बेहतर समय है आपको ग्रो करने का। तो बदतर समय ही बेहतर समय होता है, क्योंकि बढ़िया समय जब आता है तब व्यक्ति कभी ग्रो नहीं कर पाता, उसको दुनिया की सच्चाई पता नहीं चलती, वो भ्रम में जीता हुआ है, वो हमेशा उस गलत फहमियों में जी रहा होता है जो झूठी है, लेकिन उसको खुश फहमियां लगती है। लेकिन जैसे ही बुरा समय शुरू होता है तभी उसको पता चलता है कि वास्तविकता क्या थी और फिर ग्रो करने का समय मिलता है। तो चार्ल्स डिकिंसन ने ये जो शब्द कहे थे काफ़ी मुझे प्रेरित करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका बुरा टाइम चल रहा है तो यकीन रखना यही वो समय है जब अपने आप को आप साबित कर सकते हो, यही वो समय है जब आप ग्रो कर सकते हो, यही वो समय है जब अब आप अपने आप को स्थापित कर सकते हो। ये एक साल इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए कहता हूँ कि आप अगर 15 घंटे 12 घंटे भी पढ़ोगे ना तो भी कम है इस समय। ऐसे महत्वपूर्ण समय में भी आप छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर यूट्यूब पे कमेंट सेक्शंस में और विभिन्न प्रकार के माध्यम से भटकते रहते हो। कभी यूट्यूब पे भटक रहे हो, क्यों इतना भटक रहे हो? इतना इम्पोर्टेंट समय आया है, ये बेहतर समय को क्यों नहीं आप बेहतर बना रहे हो? मेहनत कीजिए आप, और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा अध्ययन कीजिए। 1 साल आपके हाथ में, फिर 3 साल बाद पता नहीं क्या होगा। तो कहने का मेरा साफ मतलब था कि इस समय का उपयोग कीजिए। मुझे एक बात हमेशा प्रेरित करती है कि गाड़ी के जो ब्रेक होते हैं, गाड़ी जब भी ब्रेक देती है तो उस ब्रेक के 2 आयाम हैं। किसी को लगता है कि वो ब्रेक बाधा है, किसी को लगता है कि ब्रेक मोटिवेशन है। जब गाड़ी चलती है ना तो ब्रेक बाधा नहीं होती, ब्रेक एक मोटिवेशन होता है। जब ड्राइवर गाड़ी की सीट पे बैठता है तो उसका उत्साह तब बढ़ता है कि ब्रेक बिल्कुल सही है, अब वो गाड़ी को 150 की स्पीड तक भी ले जा सकता है। क्यों? उसको पता है ब्रेक सही है। ब्रेक आदमी को मोटिवेट करता है, ब्रेक व्यक्ति को गति करने के लिए प्रेरित करता है। ब्रेक गाड़ी को दिखाता है कि आप तेज गति से दौड़िए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ब्रेक व्यक्ति को कमियों का एहसास करवाता है, ब्रेक व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देता है। ब्रेक जो है वो हर प्रकार से बेहतर होता है। अब आप अगर अपने जीवन को एक गाड़ी मानिए और आने वाली बाधाओं को एक ब्रेक मानिए। अगर आपके आसपास ये ब्रेक नहीं आते, ब्रेक मतलब आपके जीवन में जो बाधाएं चल रही है जिनको लेके आप मुझे बताते रहते हो, ये बाधाएं बेसिकली ब्रेक है, और यही ब्रेक है जो आपको मोटिवेट करते हैं। आप सोचिए, आपके आसपास कोई आपका विरोधी नहीं होता, आपके आसपास आपका कोई निंदक नहीं होता, आपके आसपास आपका कोई आलोचक नहीं होता, तो आपको कभी पता नहीं चलता कि आप कितनी स्पीड से भाग सकते हो। आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं इतनी भी गति कर सकता हूं, मैं इतनी दूर तक जा सकता हूं। वो ब्रेक देख के आपको कॉन्फिडेंस आता है, ब्रेक ही आपको मोटिवेट करता है। इसलिए आपके आसपास जितने भी ऐसे तत्व है जो आलोचक है या निंदक है या विरोधी है, ये आपकी ब्रेक है, और ये ब्रेक आपको मोटिवेट करने चाहिए। इस ब्रेक से आपको एलर्जी नहीं होनी चाहिए। बिना ब्रेक के आप अगर गाड़ी की सीट पे बैठोगे ना, ड्राइवर की सीट पे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आप गाड़ी नहीं चलाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ब्रेक नहीं है, और आप 10 की स्पीड भी गाड़ी शुरू ही नहीं करोगे, आप बैठोगे नहीं ड्राइवर सीट पे। तो ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे जीवन हो चाहे गाड़ी हो। जिस तरह से जीवन में बात चलती है वैसे ही गाड़ी में भी चलती है। इसलिए कहता हूँ कि ये छोटे छोटे जो ब्रेक हैं इनको अपना मोटिवेशन बनाइए। किसी और से मोटिवेशन लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप बस याद करते जाइए कि गाड़ी के लिए ब्रेक, ड्राइवर के लिए ब्रेक एक पॉजिटिव चीज़ है। इसलिए आप ब्रेक को उस दूसरे आयाम में ले जाइए
जो ड्राइवर को मोटिवेट कर रहा है। आप ब्रेक को इस एंगल पे मत ले जाइए कि गाड़ी को रोकता है। आपकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, आपको मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन के अंदर हमें हमारी सोच को थोड़ा सा बदलना होता है। और ऐसा कोई इंसान नहीं इस दुनिया में जिसके आसपास ब्रेक नहीं है। हमारे तो ब्रेक क्या, हमारे तो वो एक सॉलिड ब्रेक आते हैं ना, जो आजकल बहुत ज़्यादा स्पीड की गाड़ियाँ होती हैं उनमें ब्रेक होते हैं, जहाँ चारों टायर एक जगह जाम होते हैं। हमारी ज़िंदगी में तो वैसे ब्रेक आ रखे। तो कुल मिला के ऐसा करना ज़रूरी होता है। कुछ लोग ब्रेक से रोना धोना शुरू कर देते हैं। आप अगर कमज़ोर पड़ जाओगे, आप अगर रोना धोना शुरू करोगे तो भैया आपके ब्रेक लग गए। लेकिन अगर आप मजबूती के साथ अड़ जाओगे तो निश्चित रूप से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। माँ सरस्वती समय ज़रूर लेती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग परिणाम ज़रूर देती है। इसलिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। मैं हमेशा, मेरे जीवन का एक बड़ा फंडा रहा है, मैं बोलता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ सीधा। और आपका भी फंडा यही रहना चाहिए कि करके दिखाइए। बोलने से आप हर व्यक्ति को जवाब नहीं दे सकते। कुछ प्रश्न थे आपके जो आपने मैसेजेस से पूछे हैं कि सर रीट की कोचिंग वगैरह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी 4 महीने रहे हैं, आपका टाइम टेबल आ गया है। जो बच्चा रीट की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो अभी इन दिनों कोचिंग जाता है तो मैं एक मूर्खता मानूंगा वहाँ पे। आप ये कह सकते हो सर आप भी तो कोचिंग पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह। देखो क्या होता है कि हज़ारों बच्चे कोचिंग सेंटर में इंक्वायरीज पूछते हैं, बैच लो बैच लो बैच लो। तो कोचिंग सेंटर क्या बिजनेस कर रहे हैं अपना, तो वो बैच लेंगे, वो उनकी ड्यूटी है, वो उनका बिजनेस है। आप कस्टमर बन के जाते क्यों हो वहाँ पे? कोचिंग तब करनी चाहिए जब एक ऑफलाइन, यूँ कहिए कि ऑफ सीज़न हो, जब पास में बैच नहीं हो, 8-10 महीने का टाइम हो, तब तो आप जाओगे तो आपको ध्यान से पढ़ाया जाएगा, आराम से आप पढ़ पाओगे। अगर आप 4 महीने रहे हैं, अब 3 महीने में कोर्स पूरा नहीं हो पाता, अगर कोर्स पूरा किया जाता है तो कचरा किया जाता है, फिर क्यों आप पूछते हो, क्यों आप अपना समय खराब करते हो? मुझे इस चीज़ का भी बड़ा दर्द होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर 1 साल 1.5 साल शेष बचा हुआ है ना, तो ही आप कोचिंग जाओ, ताकि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी कोई अपियरिंग है ना कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो वो कोचिंग जाएगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसको सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एलिजिबल है और 24-25 जुलाई को एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अब 4 महीने में आप अगर कोचिंग जाओगे तो अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप फेल होने के लिए जा रहे हो। हाँ, ये हो सकता है कोई एक आधा सब्जेक्ट कमज़ोर है तो किसी ऑनलाइन संस्थान से आप उस सब्जेक्ट को ले लो और पढ़ लो, दिक्कत नहीं है। फिर कोचिंग जाने का कोई सेंस नहीं। अभी 8-8 सब्जेक्ट की कोचिंग करोगे, 8 घंटे कोचिंग में बिता दोगे, 3 महीने चले जाओगे, फिर कब आप उसका रिवीजन करोगे, कैसे सिलेक्शन होगा? तो जितने भी बच्चे मुझे पूछते हैं कि कोचिंग का क्या करूं, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन दिनों आपको कोचिंग से बचना चाहिए। और हाँ, कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, जैसे संस्कृत कमज़ोर है या कोई सामाजिक का कोई भाग कमज़ोर है, तो वो आप किसी पर्सनल टीचर से लेके लाइब्रेरी में बैठ के, रूम में बैठ के उस वीडियो से नोट्स बना के पढ़ सकते हो। 8-8 घंटे के लिए गोते खाने से अभी आपको लॉस है, मेरा व्यक्तिगत व्यू है। बाकी कोचिंग अपना काम करते हैं। अभी जब रीट परीक्षा रद्द हुई तो बहुत सारे मैं कमेंट्स देखता था कि कोचिंग वालों के मज़े हैं, कोचिंग वालों की लूट वगैरह, ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी सुनी थी। क्यों बनते हो ग्राहक, बनते क्यों? इसलिए हमें कोचिंग वालों को गाली निकालने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें एक प्रकार से अपने आप को कंट्रोल करना। आप कोचिंग के अंदर नहीं जाओगे तो वो कहाँ से लूट मचाएगा? तो कहीं ना कहीं ज़रूरत आपको भी है, ज़रूरत उनको भी है। तो मेरा ये मानना है कि आप थोड़े से रैशनल बनिए, थोड़े से बौद्धिक बनिए, आप अपने डिसीजन खुद लीजिए, कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर 8-10 महीने पढ़े हो तो करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर 3 महीने पढ़े और अभी आप 3 महीनों के लिए कोचिंग जाओगे तो मूर्ख ही आप। कुछ बच्चे मेरे से प्रश्न कर रहे थे कि कोचिंग का तो मैंने बता ही दिया, व्यक्तिगत कर लीजिए, कोई ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं। हाँ, कोई बड़ा एग्ज़ाम हो, जैसे कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, उससे सेकंड ग्रेड वगैरह, और बहुत टाइम हो, तो आप कर सकते हो। देखो, समय होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो क्या मास्टर भी जल्दबाजी में रहते हैं और सेकंड ग्रेड वाले भी, और जो टीचर स्टूडेंट भी जल्दबाजी में रहते हैं। तो फिर क्या है कि लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन आपको लॉस ही है। बस मैं तो एक कोचिंग प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, तो आप समझ सकते हो कि इस बात को कहने में भी बड़ा दम चाहिए होता है। कुछ कह रही थी सर कि वेटेज क्या रहेगा। तो देखो, पिछला जो सेकंड ग्रेड जो थर्ड ग्रेड हुआ था L1 L2 का, उसमें वेटेज तो मेरे हिसाब से 20% के आसपास दिया था। बाकी ये 15 मार्च तक इंतज़ार कर लीजिए,
आपको सब पता चल जाएगा कि वेटेज कितना। और मेरा जहाँ तक मानना है, थोड़ा बहुत वेटेज करेंगे 10-15%, 10% के आसपास, तो उसका बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के 100-110 नंबर तो बच्चों को वैसे ही आ जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 120-25 आते हैं, तो 1-2 नंबर का कोई फ़र्क पड़ता है तो आप सेकंड पेपर में मैनेज कर लोगे, इतना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्नों में आप उलझ के अपनी तैयारी खराब ना करें। एक प्रश्न ये भी आ रहा था, सर मैं सेकंड ईयर में हूँ, मैं शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बेटा ऐसा है कि आपने बीएड एसटीसी किया क्यों था, आपने किस लिए किया था? आपको पता है ना कि मुझे टीचिंग की प्रिपरेशन करनी है। तो जब आपको पता है कि हमें टीचिंग की प्रिपरेशन करनी है, तो ऐसा प्रश्न ही आपके बिल्कुल व्यर्थ प्रश्न है, निरर्थक प्रश्न है। क्योंकि जब हमने किया ही इसलिए था बीएड कि हम शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर आप उसकी तैयारी शुरू कीजिए। फिर आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हो कि एलिजिबल आने तो कल होंगे। अच्छा, एलिजिबिलिटी मेरे से पूछ रहे हो तो क्या इससे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है? आपके अंदर से जवाब आएगा बिल्कुल कुछ नहीं किया मैंने। तो जब आपने बिल्कुल ही तैयारी नहीं की है तो आप तैयारी कीजिए। ऐसा पूछने से तैयारियां नहीं होगी, और मेरे कहने से आप ना एलिजिबल होंगे, ना मेरे कहने से आप बाहर होंगे। तो बेहतर ये रहता है कि आप तैयारी को धार दीजिए, ऐसे पूछ के अपना समय मत खराब कीजिए। कुछ प्रश्न आ रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड में किसकी प्रिपरेशन करूं? देखिए, अगर आपने तैयारियां शुरू कर ली हैं, सेकंड ग्रेड की कुछ तैयारी पढ़ ली है या फर्स्ट ग्रेड को पढ़ लिया है, मैं कह रहा हूं अगर 20-30% भी सिलेबस पढ़ा है आपने, तो आप उसी की तैयारी जारी रखिए। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आपने जैसे 40, 50, 60 वीडियो पढ़ लिए हैं, 100 वीडियो देख लिए या किताबें पढ़ ली है, तो आप उसकी जारी रखिए, चेंज मत करना। और अगर आपने फर्स्ट ग्रेड या उसकी तैयारी नहीं की है और बिल्कुल शांति से बैठे हैं, तो आप रीट की कर सकते हैं। किसी की नहीं की है तो रीट की कर लो, काफ़ी टाइम पड़ा है। अगर आपने सेकंड ग्रेड की काफ़ी कुछ तैयारी कर ली है, तो मैं यही कहूँगा कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी जारी रखिए। क्यों? क्योंकि आप पात्रता परीक्षा वैसे ही क्लियर कर लोगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड का काफ़ी सिलेबस सेम है, सामाजिक का तो काफ़ी सेम है। और फिर ये सब करने के बाद में रीट का जो सेकंड पेपर होगा उसको काफ़ी टाइम भी लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों भर्तियों में काफ़ी अच्छे से काबिल हो जाओगे। और मेरा मानना है कि अगर आप ढंग से तैयारी करोगे तो आप सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने का साफ मतलब है कि आप जो है वो जिस एक की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी जारी रखिए, और ऐसे बीच में कभी सेकंड ग्रेड कभी थर्ड ग्रेड ऐसे करोगे तो थर्ड ग्रेड में नहीं होगा ना सेकंड ग्रेड में होगा। जिसकी कर रहे हो उसको पूर्ण तन्मयता के साथ करिए, जो अपनी है वो मिल जाएगी, और जो हम जिसके काबिल है वो मिल जाएगी, नहीं काबिल है तो नहीं मिलेगी। ठीक है। अब कुछ प्रश्न और भी थे मेरे पास जो बच्चों ने पूछे थे कि विज्ञप्तियाँ वगैरह के। अब आप मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि आपके जो प्रश्न आते हैं ना कि उसमें आयु कितनी चाहिए, उसकी योग्यता क्या है। जब ऐसा प्रश्न आता तो आप उसकी वेबसाइट पे जाओ। इतने बेहतर समय को ख़राब क्यों कर रहे हो आप? क्यों ये प्रश्न जितना आप प्रश्न पूछने में समय खराब करते। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि एक बहुत तेज़ तूफान आया था एक बार, और जब बहुत तेज़ तूफान आया आंधी गर्जना के साथ में, तो पशु पक्षी सब भागने लगे, छोटे मोटे पौधे उखड़ गए, तेज़ गति से तूफान से सब कुछ आसपास की बिल्डिंग्स गिरने लग गई, होर्डिंग गिरने लग गए, बड़े बड़े पिलर गिरने लग गए। तभी एक छोटी सी छिपकली बैठी थी। उस छिपकली ने अपनी माँ से पूछा कि इस पेड़ को कुछ भी क्यों नहीं हुआ, ये पेड़ ऐसे ठहरा हुआ क्यों है, पेड़ इस आंधी को जवाब कैसे दे रहा है। तो उस माँ का क्या जवाब था? उस माँ का जवाब था कि बेटा, पेड़ ने अपने बेटर टाइम में, जब उसका खाली समय था, जब उसका शांति काल चल रहा था, जब वो फ्री टाइम था, तब बेहतर जब समय था उसका, तब उसने अपनी जड़ों को बहुत गहरा कर लिया था। उसने अपनी जो रूट थी उसको इतना डीप कर लिया था कि अब जैसे संकट का काल आया, ये पेड़ एकदम से चुनौती के साथ खड़ा है, और ये आंधी इस पेड़ का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि पेड़ की जड़ें बड़ी गहरी है। तो कह रहा हूं कि आपका भी बेटर टाइम चल रहा है, और इस बेटर टाइम में अगर आप अपनी जड़ों को मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले 5 महीने बाद जब कई सारी परीक्षाएं होगी, तब आप आंधियों में उड़ जाओगे, कंपटीशन की आंधियों में उड़ोगे। और अगर आप जड़ें मजबूत कर लोगे तो आपको कंपटीशन की कोई भी आंधी कभी हिला भी नहीं पाएगी।
तो ये समय जड़ें मजबूत करने का है। और मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि रीट L2 को बहाल करो। मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है? नहीं। जो बात बीत गई सो बात गई। जो चीज़ खत्म हो चुकी है उसको जिंदा नहीं किया जा सकता। मरे हुए पौधे को आप भली 5 टंकी पानी पिला दो, वो पौधा कभी खड़ा नहीं हो सकता। जब ये चीज़ है तो क्यों आप ये सब कर रहे हो, क्यों ये फालतू डिमांड्स कर रहे हो? मेरे कहने से, आपके चाहने से नियम सिस्टम नहीं चलता है। जब सरकार ने, कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री खुद ने जब रीट को रद्द कर दिया है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके क्या सिद्ध कर रहे होगे? देखो, मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूं, आप अपना समय खराब करने का अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। आप ऐसे करके आने वाली रीट को भी खो दोगे। बुरा हुआ, मैं मानता हूं, और लाखों विद्यार्थियों के साथ हुआ, किसी एक के साथ नहीं हुआ है, ये सभी के साथ हुआ है। हो सकता इसमें कुछ अच्छे पक्ष भी हैं, जो इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा अभी। लेकिन आप क्या हासिल कर लोगे इस ऐसी मांग के साथ में कि रीट को बहाल करो? आप कुछ भी कर लोगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला। आप अपना समय खराब कर रहे हो, कोर्ट में जाके आप अपना पैसा खराब कर रहे हो, और माँ बाप की उम्मीदों को भी खराब कर रहे हो। तो बेहतर ये होगा कि इस प्रकार की डिमांड्स को छोड़ के 1 साल 6 महीने में कुछ लेट नहीं होगा। जो हो गया है ना, वो हो गया है। आप तैयारी कीजिए। अगर आप में कैलिबर है तो आप निश्चित रूप से आगे आने वाले 7-8 महीने के अंदर एक दूसरी जॉब ले लोगे। नहीं तो आप भली करो, देखो, मांग करो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। आप अगर फेल होगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पास होंगे तो भी मुझे कुछ मिलना नहीं है। आप अगर धरने दोगे तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। आप हंगामे करो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरा वीडियो डिसलाइक करोगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर मेरे को अनसब्सक्राइब करोगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए आता भी नहीं लाइव। मेरे तो मूड होता है जब मुझे लगता है कि बच्चों को मोटिवेट कर लेना चाहिए, उस समय आ जाता हूँ। आपकी किसी भी एक्टिविटी से मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए सोचता हूँ, कहता हूँ कि एक टीचर की हैसियत से कह रहा हूँ, अपने समय का उपयोग कीजिए और बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए, तो सब चीज़ें हो जाएगी। अन्यथा अपना समय खराब कर रहे हो। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। बातें अच्छी लगे तो इसको फॉलो करना, अगर अच्छी नहीं लगे तो सुन के इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। क्योंकि जो बात अच्छी नहीं लगती है उसको स्वीकार नहीं करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, वही बात जो है वो हमेशा एक प्रकार से उपयोगी होती है। ठीक है, तो अब मैं आपके कुछ प्रश्न मैं देख रहा हूँ, देख लेता हूँ, फिर चलते हैं वापस। भाई देखो, ऐसा है, 4 एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी करोगे तो पास होने के चांसेस बहुत शून्य हो जाते हैं। इसलिए किसी एक एग्ज़ाम को, उसके साथ में ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करो जो काफ़ी कॉमन सिलेबस रखती हो। ठीक है, ऐसे सामाजिक के साथ में सामाजिक और रीट की तैयारी की जा सकती है। फर्स्ट ग्रेड के साथ में इन दोनों की तैयारी नहीं की जा सकती, सेकंड ग्रेड के साथ में ज़रूर की जा सकती है। तो सीधा सा पॉइंट है कि ऐसे इतना आसान चीज़ें नहीं होती। किसी एक को पकड़ के बैठोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आप कोई ऐसे जीनियस स्टूडेंट तो है नहीं कि 4 एग्ज़ाम एक साथ क्रैक कर दोगे। 4 एग्ज़ाम क्रैक करने की जीनियस वाली फीलिंग के साथ में फेल हो जाओगे। इससे अच्छा है किसी एक एग्ज़ाम को लेके बढ़िया तरीके से तैयारी करो। ठीक है, हाँ, इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं कि जैसे सेकंड ग्रेड वगैरह, और भी बहुत सारी बातें। हाँ, एक एनसीईआरटी का प्रश्न कंटिन्यू आ रहा है, सर आप एनसीईआरटी पढ़ाइए। देखिए, ऐसा है कि अभी मैंने आपको टेलीग्राम पे भी एक सूचना दी थी कि अभी मैं फर्स्ट ग्रेड का मेरा बैच चल रहा है हिस्ट्री का, मेरे एप्लीकेशन पे, हिस्ट्री पॉइंट पे। तो उस हिस्ट्री के बैच में मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मैं सुबह शाम क्लासेस ले रहा हूँ, और हिस्ट्री पॉइंट के ऊपर हिस्ट्री का जब बैच ख़त्म हो जाएगा, अभी मेरा फर्स्ट ग्रेड का चल रहा है और साथ साथ में सेकंड ग्रेड का भी चल रहा है, इकोनॉमिक्स वगैरह का, सामाजिक का। इन बैचेज में बिजी होने के कारण मैं एनसीईआरटी नहीं ले पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे से एक टाइम में एक ही काम ढंग से हो पाता है। इस वजह से अभी मैं एनसीईआरटी नहीं दे पाऊँगा। जिस दिन अप्रैल मई के अंदर इन सारी चीज़ों से मैं फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद में फिर मैं आपको एनसीईआरटी की क्लासेस दे सकता हूँ। उससे पहले मैं नहीं दे सकता, मेरे पास इतना समय नहीं है अभी। ठीक है, वैकेंसीज़ कब आएगी तो सभी को पता ही है। रीट का तो आपको डेट भी दे दी गई है, सेकंड पेपर का तो अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड बिल्कुल पाइपलाइन में है, कभी भी आ सकती है। और इसके साथ साथ कॉलेज लेक्चर की भी आ जाएगी। आप ये मानिए कि 7-8 महीने में सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सारों की रणनीतियाँ जो आप पूछ रहे हो ये सारी मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हुई पड़ी है। एक भी ऐसी रणनीति नहीं है जो मैंने नहीं डाली है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के साथ में, बातों के साथ में मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। आगे कोई और ओकेज़न हुआ, आगे कोई और स्थितियाँ बनी तो मैं डेफिनेटली वापस लाइव आऊँगा और आपसे प्रॉपर तरीके से बात करूँगा। और कोई समस्याएं आए तो आप मुझे बता देना, मैं हेल्प के लिए हर समय आपके तैयार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। किसी एक वैकेंसी को टारगेट करके और अपने आप को उसमें झोंक दीजिए। बाकी सारी चीज़ों को हटाइए और सिर्फ अपनी तैयारी पे भरोसा कीजिए। आगे के 7-8 महीने आपकी ज़िंदगी के निर्णायक है और यही बेहतर समय जब आप अपनी जड़ों को गहरा कर सकते हो, तभी आप कंपटीशन के तूफानों से है वो अच्छे से टकरा सकते हैं। अन्यथा आप जो है वो झेल नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वापस कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना, मस्त रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।